चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम क्या है, आई एम रीडिंग इट, जस्ट सी। मिस्टर बालाजी, employed as production manager in Beta Limited, furnishes you the following information for the year ending 31st March 2020। 31st March 2020 का प्रॉब्लम है, मतलब आपका करंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है। अभी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आपको करंट ही आएंगे, मींस नो नीड टू चेंज एनीथिंग। चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। पहले ऊपर लिखोगे नेम ऑफ द बालाजी, नेम ऑफ द एसएससी, ठीक है, नेम ऑफ द एसएससी ऊपर लिखोगे। कैपिटल में डालना, नेम ऑफ द एसएससी मिस्टर बालाजी, उसके बाद असिस प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे प्रीवियस ईयर। अब मैं नेक्स्ट लाइन नहीं यूज कर रही हूँ, मैं वहीं पे लिख रही हूँ जस्ट आपको पॉइंट्स बताने के लिए। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कौन सा हमारा, डैश देके लिखो 2019-2020, 19-20, 2019-2020। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 2020-2021, 2021, 2021। उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट लाइन पे लिखो लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस, ही इज एन इंडिविजुअल। ये क्यों लिखना पड़ता है, कंपनीज, फर्म्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर रहेंगी तो उनका लीगल स्टेटस वैसा आएगा। आपको प्रॉब्लम इंडिविजुअल का ही आएगा, इसके लिए आपको एज अ फॉर्मेलिटी लिखना है लीगल स्टेटस इंडिविजुअल। और उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, नेक्स्ट लाइन पे रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसका रेसिडेंशियल स्टेटस एज सच कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस क्या लिखोगे, आर एंड ओ आर, आर एंड ओ आर। याद रखना सभी प्रॉब्लम्स की ये 5 फॉर्मेलिटीज हैं। ओके, सभी प्रॉब्लम्स की ये 5 फॉर्मेलिटीज हैं, आपको एक दूसरे के नीचे लिखना है। मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ, ताकि वो स्क्रीन कंप्लीटली प्रॉब्लम के लिए यूज हो, बाद में फिर शेयर करने में तकलीफ होती है, आपको देखने में तकलीफ होती है रिवाइज करने के टाइम पे। सो नेम ऑफ द एसएससी सो एंड सो जो भी है, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस आर एंड ओ आर। चलो ये हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि ये सैलरी का प्रॉब्लम है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, अब देखो क्या दिया हुआ है, बेसिक सैलरी अप टू 31/10/2019 और उसके बाद बेसिक सैलरी फ्रॉम 1 नवंबर 2019। पहले उसकी बेसिक सैलरी थी 30,000 रुपए पर मंथ और उस 50,000 रुपया पर मंथ, और उसके बाद उसकी बेसिक सैलरी हो गई 60,000 पर मंथ। नोट, सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब ड्यू भी होती है 31 को और पे भी हो जाती है 31 को। तो सैलरी के लिए मैं आपको बताऊं, सैलरी के लिए अपना रूल क्या बोलता है, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके, आई रिपीट, याद करना, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। सैलरी इज चार्ज्ड टू टैक्स ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। ड्यू हो गई तो चार्ज हो जाएगी टैक्स को, रिसीव हो गई तो चार्ज हो जाएगी टैक्स को। अभी देखो जैसे ये कोरोना था, कोरोना में सैलरी ड्यू तो हो गई, आपने काम किया कंपनीज के लिए, लेकिन कंपनीज ने पेमेंट टाइम पे नहीं किया। तो लेकिन जब आप टैक्स पे करने की बात आएगी तब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, क्योंकि जब पैसा मिलेगा तब आपके पीछे कौन घूमेगा। सो दे ऑलवेज चार्ज टैक्स ऑन सैलरी ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज 31 को ड्यू हुआ ना, 31 को 12 बजे से पहले या पौने 12 बजे, 12 बजे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो दिस इज रिसीव्ड एंड ड्यू ऑन सेम डे, क्लियरली आपको दिया हुआ है। तो चलो हम लोग जाते हैं बेसिक सैलरी पे। लेट अस कैलकुलेट नंबर 1 बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी चेंज हो रही है, ध्यान देना, प्रमोशन होगा, सैलरी चेंज होगी ऑफकोर्स। लेट अस राइट, कितना अक्टूबर में चेंज हो रही है, 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक आपको मिला है 50,000। 31 अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं, लेट अस सी। अप्रैल, अप्रैल से हमारा ईयर चालू होता है, याद रखना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स। जल्दबाजी में 6 मंथ्स मत बोलना, कैलकुलेट करो प्रॉपरली। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 अक्टूबर है,
1 अक्टूबर होता ना तो अलग बात थी, ये 31 अक्टूबर है, इसका मतलब 7 मंथ्स आपको मिल रहे हैं 50,000 रुपए। उसके बाद हो गया 60,000 फ्रॉम 1 नवंबर। 1 नवंबर से 60,000, 60,000 नवंबर से मतलब ये आ गया हमारा 60,000 इंटू, ऐसे भी मैं कर सकती हूँ 7 और 5 महीने यानी कि 12 महीने हो जाएंगे। अगर मुझे ये लफड़े में नहीं जाना है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स रिमेनिंग। अप्रैल से चक्कर चालू हुआ, मार्च पे खत्म हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 7 मंथ्स के लिए 50,000। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 महीने के लिए 60,000। और ये ऐसा होता ही है। क्यों होता है? बिकॉज जैसे ही आपका ईयर ऑफ इंक्रीमेंट आ गया, जैसे ही आपका ईयर ऑफ मंथ ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, आपको इंक्रीमेंट मिलता ही है। सो अकॉर्डिंगली सैलरी चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50,000 इंटू 7 इज 3,50,000। आगे से मुझे भी कैलकुलेटर लेके बैठना चाहिए। प्लस 60,000 इंटू 5 इज 3 लाख। टोटल इट कम्स टू 6,50,000। ओके, सो ये है हमारा 6,50,000। ये सब एक ही लाइन में आ गया। इस 6,50,000 को मैं यहाँ से उठाती हूँ, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट कॉलम में डालती हूँ। यस, ओके। सो चलो, ये हो गया हमारा बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी। लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज डीए एट द रेट ऑफ 40% ऑफ सैलरी। ओके, डीए ब्रैकेट में डालो 40%। मुझे सैलरी वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट 40% ऑफ 6,50,000। So 65, 65, it goes to 130 to 60, 2,60,000. चेक करते जाना, कुछ मिस्टेक रहेगा तो आप लोग बना लो। फिलहाल मैंने ये सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का दिया है, आंसर भी नहीं लिया है मैंने इसका। तो जस्ट चेक करना कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो। हाँ, ऊपर मैंने 65 lakhs लिख दिया है, इट इज 6,50,000। ओके, उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आपको क्या दी हुई है, देखो। बोनस इक्वल टू 1 month सैलरी पेड इन अक्टूबर ऑन बेसिक सैलरी प्लस डीए एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में बोनस दिया गया। अक्टूबर के मंथ में बोनस दिया गया। अक्टूबर में हमारी सैलरी क्या थी, चलो लेट्स सी। बोनस, यस, अक्टूबर के मंथ में मेरी सैलरी क्या थी, लेट अस सी। देखो क्या दिया हुआ है, बोनस इक्वल टू 1 month सैलरी पेड इन अक्टूबर। ओके, अक्टूबर में मेरी सैलरी कितनी थी, 50,000 रुपए, प्लस डीए था। डीए कितना था, 40%। याद रखना, डीए कितना था, 40%। 40% 50,000 का कितना होता है, 5 5 5 5 20,000 रुपए। ओके, 40% डीए, इसका मतलब मुझे टोटल बोनस कितना मिला, 70,000। और ये अक्टूबर के मंथ में ही मिला। ठीक है, आई रिपीट, बोनस कैसे मिला है आपको, 1 month सैलरी, अक्टूबर की 1 month सैलरी, अक्टूबर में हमको मिलता था 50,000 रुपए। ओके, और उसके ऊपर 40% डीए मिलता था। सो 40% 50,000 का कितना हो जाएगा, एक महीने का, पूरे साल का मत कैलकुलेट करना, एक महीने का। 50,000 का 40% होता है 20,000 रुपए, मतलब आपके बोनस का अमाउंट हो गया 70,000 रुपीज। ठीक है, चलो अब आगे डाउट रहेगा तो बाद में आप पूछ सकते हो, पहले हम लोग प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉई इज 16% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर, आपको याद है मैंने कल ही बताया था आपको, एम्प्लॉयर 12% से ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर कर रहा है 16% ऑफ सिर्फ बेसिक। सो एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 4%। एक्सेस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू आरपीएफ, एक्सेस कंट्रीब्यूशन हुआ 4%। ये 4% आप माइनस करोगे, ये सॉरी 4% आपके 4% के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ओके, 4% के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। जस्ट 1 मिनट।
यस, सो 4% के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। नाउ लेट अस सी ये 4% कितना होता है। क्यों 4%? 16% कंट्रीब्यूशन था, जबकि 12% इज अलाउड। ओके, सो ये 4% विल बी योर टैक्सेबल 4% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक अब ये पूरे साल की, ठीक है, पीएफ तो पूरे साल का होता है ना, हर महीने कट होगा, तो 4% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारी कितनी है? 4% ऑफ 6,50,000. 4% of 6,50,000, that will come to 65. It's 130, 130, 260. 26,000, na? Yes. 6,500, 26,000. Excess contribution to RPF is 4%. ये 4% कैसे आया, मैं ये भी ब्रैकेट में डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। 16 में से 12% एग्जेम्प्ट है। ओके, 16 में से 12% एग्जेम्प्ट है, सो ये 4% विल बी टैक्सेबल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दी हुई है प्रोफेशन टैक्स पेड 3,000 ऑफ विच 2,000 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर। ओके, प्रोफेशन टैक्स की बात बाद में आती है, लास्ट में पेड की बात है ये, तो जब हम पे की बात करेंगे तब देखेंगे उसको। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पेड नहीं, हम फिलहाल रिसीव्ड की बातें कर रहे हैं। Facility of laptop and computer was provided to Balaji. Cost of laptop 45,000, computer 35,000 were acquired by the company on 1/12/19. अब लैपटॉप और कंप्यूटर बालाजी को दिया गया 45 और 35,000 का। मुझे बताओ, ये है परक्विजिट्स। नाउ ये परक्विजिट्स बेसिकली टैक्सेबल नहीं है। ऐसे कितनी सारी कंपनीज हैं एट प्रेजेंट दे हैव गिवन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स फॉर वर्किंग। ओके, फॉर वर्किंग मीन्स कंपनी के वर्किंग के लिए है वो, उसमें एम्प्लॉय का कोई फायदा नहीं है। सो दैट परक्विजिट विल नॉट बी टैक्सेबल। ओके, सो वहां पे आप लिखोगे परक्विजिट, या आप नोट करके भी लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिखना है तो नोट करके भी लिख सकते हो। परक्विजिट वैल्यू ऑफ लैपटॉप नील, नोट करके लिख सकते हो दैट इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज नॉट अ परक्विजिट, इट इज नॉट फॉर द पर्सनल बेनिफिट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट motor car owned by employer provided to employee from 1/11/19 meant for both official and personal use. कार दी गई दोनों पर्पस के लिए, ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। ऑफिशियल यूज जो है वो परक्विजिट नहीं है, वो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पर्सनल यूज है वो हम बेनिफिट बोल सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, रिपेयर एंड रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ 45,000 फ्रॉम 1/11/2019 to 31st March 2020 were fully met by the employer. एम्प्लॉयर ने पूरा रिपेयरिंग का, रनिंग एक्सपेंसेस यानी कि पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा किया, ठीक है। The motor car was self driven by the employee. परक्विजिट वैल्यू इज 45,000। क्लियरली आपको दिया है परक्विजिट वैल्यू, सो ये परक्विजिट वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखोगे परक्विजिट वैल्यू 45,000। वो खुद ड्राइव करता था, कोई ड्राइवर नहीं रखा हुआ था, रनिंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, वो सब ऑफिसर ने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया, ठीक है। और आप जो उसको पर्सनल के लिए यूज करते थे, यानी कि ये मिस्टर एसएससी जो पर्सनल के लिए यूज कर रहा था, उस पर्सनल के लिए ही हैज टू पे द टैक्स। वो टैक्स कितना, बालाजी जो उसको पर्सनल के लिए यूज कर रहा था उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 45,000। सो जितना पर्टिकुलर अपने लिए आप यूज कर रहे हो वो टैक्सेबल होगा। बाकी जो हम कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं आप उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे बोलोगे। मान लो मैं आपके घर पे आई, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, मैं बोलूंगी अरे इतना अच्छा, मान लो आपको मैकबुक दिया गया है, ओके, या हाई फाई कुछ i10 वगैरह दिया गया है, लैपटॉप 80,000 90,000 का लैपटॉप, मैं बोलूंगी तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, मैडम कंपनी ने अपने फायदे के लिए दिया है, मुझे थोड़ी दिया है। सो उसका परक्विजिट वैल्यू विल नॉट बी कैलकुलेटेड। पीसी दिया, लैपटॉप दिया, वो परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेशन में नहीं ली जाएगी। ओके, जस्ट 1 मिनट, देयर इज अ आई सपोज कुछ क्वेश्चन है क्या मैम? परक्विजिट्स मींस क्या? परक्विजिट्स मींस हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा लेक्चर किया था, शायद आप लेक्चर नहीं बैठे थे। परक्विजिट्स का मतलब है एक्स्ट्रा बेनिफिट, सैलरी के अलावा जो आपको बेनिफिट आपकी कंपनी देती है, दैट इज कॉल्ड एज परक्विजिट। अगर वो बेनिफिट मेरे फायदे के लिए है तो उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर वो बेनिफिट सिर्फ कंपनी को जा रहा है, मुझे उसका कोई फायदा नहीं है, इट्स प्योरली फॉर द कंपनी,
तो नेचुरली वहां पे दैट परक्विजिट विल बी टैक्स फ्री। ओके, यस। सो चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, 7th पॉइंट पे। तो परक्विजिट वैल्यू आपको दी हुई है, वो आपने ले लिया। उसके बाद लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन टू द एम्प्लॉय, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, 1 डॉटर एजेड 7 एंड ट्विन सन्स एजेड 3। ये सब इंफॉर्मेशन को ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर आप ये सीए आईपीसीसी वगैरह करोगे ना, वहां पे एज वाइज चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। टीवाई बीकॉम के सिलेबस में कैलकुलेशन नहीं है, वो कैलकुलेशन ब्रैकेट में दी है। आप देखोगे लैपटॉप, कंप्यूटर, कौन से डेट से दिया, क्या किया, सब दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है? अगर ये सीए एग्जाम होता ना, तो इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता, परक्विजिट्स की वैल्यू कैलकुलेट होती। आपको तो डायरेक्ट दिया है। ओके, सिमिलरली कार ड्रिवन, सीधा सीधा वैल्यू आपको दिया हुआ है 45,000। मतलब आपको कुछ नहीं करना है। टीवाई बीकॉम के सिलेबस में ये कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन सीए के इसमें इसका पूरा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। ओके, जस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट इट। ओके, cost of air tickets economy class reimbursed by the employer, 30,000 for adult, 45,000 for 3 children. The entire amount reimbursed by employer is exempt under section 10(5). आप पूरा कैलकुलेट करने चाहोगे, अरे 30,000 रुपए बड़ों के लिए दिया, 45,000 छोटे बच्चों के लिए दिया, इसका मतलब टोटल आपको 75,000 मिला। लेकिन लास्ट लाइन आपको लिखा हुआ है इंटायर अमाउंट इज टैक्स फ्री, इज एग्जेम्प्ट। सो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, वहां पे लिखोगे लीव ट्रेवल कंसेशन। यस, 7th पॉइंट में लिखेंगे लीव ट्रेवल कंसेशन रिसीव्ड। मान लो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ तो वी कैन ज्वाइन अगेन ऑन द सेम लिंक। ओके, हो जाएगा मोस्टली, फिर भी एक बात है। ओके, सो लीव ट्रेवल कंसेशन रिसीव्ड कितना मिला? 30,000 बड़ों का और छोटे 3 बच्चों का 45,000, टोटल 75,000। और नेक्स्ट लाइन पे आप लिखोगे लेस एग्जेम्प्ट, क्योंकि पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है, आपको क्लियरली प्रॉब्लम में दिया हुआ है। लेस एग्जेम्प्ट, पूरा एग्जेम्प्ट है। 75,000 मीन्स नथिंग विल बी चार्जेबल टू टैक्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कंप्यूट द सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बालाजी। ये एग्जाम आया हुआ है, थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दिया हुआ है। देखो, मॉडिफाइड सीए एग्जाम नवंबर 2011, थोड़ा आपको मॉडिफाई करके दिया हुआ है। सीए एग्जाम में ये प्रॉब्लम आया हुआ है। ओके, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम पूरा कवर कर लिया हमने। सैलरीज डाल दिया, बेसिक ओके, चेंजेस हो गया, ठीक है। डीए डाल दिया हमने, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर दे दिया, प्रोफेशन टैक्स ओके, ये लास्ट में लेना है हमको। फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर और ये ले लिया, मोटर कार ले लिया, लीव ट्रेवल कंसेशन ले लिया, ठीक है। बाकी हम लोग को माइनस करना है इसमें से प्रोफेशन टैक्स पेड, ठीक है। अब पहले आप इसका टोटल मारोगे सबका, सो यू विल गेट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। आप लोग खुद टोटल मारो एंड सी दैट फाइनल आंसर मुझे बताओगे आप नेट, ठीक है। मुझे ग्रॉस मत बताओ, ग्रॉस आप कंप्लीट करोगे पूरा कैलकुलेट करके। इसमें से हम लोग माइनस क्या क्या करते हैं, देखो, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, 3 डिडक्शंस होते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1), सेक्शन 16(1). स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फिक्स है 50,000 रुपए, ओके। उसके बाद सेकंड है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला ही नहीं है पहले तो, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान जाए। एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस विल बी निल। पहले तो मिलना चाहिए, उसकी शर्त क्या है? पहले तो मिलना चाहिए, तो मिला ही नहीं है हमको, तो डिडक्शन नहीं। और दूसरी शर्त क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उसका डिडक्शन मिलता है, प्राइवेट को नहीं। सो जाने दो, मैंने तो जस्ट ऐसे ही लिखा ताकि आपको याद रहे। ये डिडक्शंस बार बार रिवाइज करेंगे तो ही दिमाग में आएगा। उसके बाद प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स 2000 एम्प्लॉयर ने पे किया था, सेक्शन 16(3). किसी ने भी पे किया हो, प्रोफेशन टैक्स इज चार्जेबल टू टैक्स, सो अमाउंट इज 3,000। प्रोफेशन टैक्स पे करना ही पड़ता है, सो अमाउंट इज 3,000। ये टोटल हो जाएगा आपका डिडक्शन 53,000।
ऊपर ग्रॉस में से आप माइनस करोगे 53,000 तो आपको अमाउंट मिलेगा नेट, नेट टैक्सेबल सैलरी, नेट टैक्सेबल सैलरी। तो चलो टोटल करके देखो कितना होता है, मुझे चैट में बताओ फटाफट, नेट कितना आया अमाउंट। नेट इज 998,000। ओके 998,000, इसका मतलब मेरा ग्रॉस हुआ रहेगा, लेट मी कैलकुलेट 1 2 3 will be 1 up, 10 हो गया 5, ठीक है, और उसके बाद 10, ऐसे हुआ है क्या 9,90,000। ग्रॉस कितना आया है 1051,000। यस ओके, सो ये आपका प्रॉब्लम, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी इज 10,51,000 एंड नेट टैक्सेबल सैलरी इज 9,98,000। कुछ डाउट है तो पूछो, ये सिंपल प्रॉब्लम था। कल हमने हाँ, सुदर्शन इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। हाँ सुदर्शन अनम्यूट करो। हेलो, वो बोनस का बताओ ना मैम। बोनस का ओके, यस सी, बोनस का पॉइंट क्या था? बोनस का पॉइंट इज आपको बोनस दिया गया सैलरी और डीए ओनली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं अक्टूबर 31 अक्टूबर तक मुझे मिलते थे 50,000 रुपए, सो मेरी सैलरी हो गई 50,000 और डीए कितना मिला है, डीए इज 40%। आप देखोगे अगर सेकंड पॉइंट में हमने पूरे साल का सैलरी उठा के 40%, मतलब हर महीने का भी मुझे 40% ही मिलता था। सो अगर मैं अक्टूबर का 40% निकालने जाऊंगी 50,000 का 40%, तो इट विल बिकम 20,000। सो मुझे बोनस मिला अक्टूबर के मंथ का सैलरी प्लस डीए, अक्टूबर के मंथ का सैलरी 50,000, डीए 20,000, टोटल हो गया मेरा बोनस का अमाउंट 70,000 रुपए। ओके, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यस एनीवन एल्स? अफरोज, यस अफरोज अनम्यूट करो। मैम वो 5th 6th वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो ना, मेरा नेटवर्क इशू हुआ था तो भी समझाई नहीं। परक्विजिट वैल्यू देखो, लैपटॉप और कंप्यूटर, उसके पहले वाली पॉइंट जो दी है, लैपटॉप और कंप्यूटर कंपनी ने दिया आपको, कभी भी दिया, कुछ भी दिया, अपने फायदे के लिए दिया। लैपटॉप एंड कंप्यूटर इज नॉट अ परक्विजिट, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, मान लो कंपनी आपको अपना काम करने के लिए घर पे आपको ये सब सेटअप करके देती है, साइंटिफिक इक्विपमेंट सेटअप करके देती है, तो भी इट्स नॉट अ परक्विजिट, वो कंपनी अपने फायदे के लिए दे रही है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है मोटर कार दी हुई है, मोटर कार कंपनी ने दी है, ड्राइव वो खुद करता था, कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन मोटर कार जो कंपनी ने उसको दी, उसका परक्विजिट वैल्यू आपको दिया हुआ है 45,000। सो वो 45,000 विल बी चार्जेबल टू टैक्स, डायरेक्टली आप अमाउंट डालोगे 45,000। ठीक है, प्रॉब्लम में क्लियरली आपको परक्विजिट वैल्यू दी रहेगी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। परक्विजिट वैल्यू दी है तो ले लो, नहीं दी है तो छोड़ दो। ओके यस मैम, बोनस सैलरी और डीए का परसेंटेज लेते हैं। परसेंटेज क्यों लेंगे, यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है बोनस शुड बी टेकन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, क्लियरली दिया हुआ है ना मंथ ऑफ अक्टूबर, उसमें परसेंटेज थोड़ी दिया हुआ है। लेट मी चेक विद द प्रॉब्लम। बोनस क्लियरली आपको बोला हुआ है, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। ठीक है, क्लियरली दिया है 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर एंड एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ ओनली। सो क्लियर कट दिया हुआ है कि अक्टूबर के मंथ का, अक्टूबर के मंथ का आपको बोनस मिल रहा है, सैलरी डबल होके मिलेगा, मतलब एज अ बोनस। ऐसा होता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज को मार्च के मंथ का सैलरी डबल होके मिलता है, एक उनको बोनस का नाम दिया जाता है। सो दैट इज क्लियरली गिवन, तो परसेंटेज का सवाल ही नहीं होता है। ओके मैम प्लीज, हाँ स्क्रॉल डाउन करो। ओके रुको, स्क्रॉल डाउन करूं, ये लो आपका नेट टैक्सेबल सैलरी दिया हुआ है। ओके मैम ठीक है, तो चलो टाइम खत्म हो रहा है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो विद इन 2-3 मिनट्स और ड्यूरिंग द डे मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी आप वापस एक बार देख लेना। कुछ भी डाउट आ रहा है डायरेक्ट मैसेज करो, नो प्रॉब्लम। 15 अगस्त कल शायद आपके लेक्चर्स नहीं होंगे, परसों तक
मैं 2 प्रॉब्लम्स डालूंगी, एक सिंपल और एक ऐसा पेंशन वाला प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम्स तुम लोग करने की कोशिश करोगे, एक कल का प्रॉब्लम, एक आज का प्रॉब्लम, इनको बेस लेके मैं 2 प्रॉब्लम्स बना के गूगल क्लासरूम पे डालूंगी। प्लीज सी दैट यू डू इट विदाउट एनी रिमाइंडर्स फ्रॉम माय साइड। बार बार मुझे कोई रिमाइंडर नहीं देना है, प्लीज अपनी जवाबदारी समझो। ये टॉपिक्स ऐसे है ना, ऐसे हाथ में आ गए ना तो आपकी 15-15 मार्क्स जेब में है, ऐसा सोच के चलो। ये टॉपिक्स को हाथ से नहीं जाने देने का, बहुत चिंदी टॉपिक्स है ये, एक्चुअली कुछ भी नहीं है इन टॉपिक्स में, लेकिन बशर्ते आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये छोटी छोटी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, फिर डीआईटी में मार्क्स ही नहीं आएंगी, पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बिल्कुल काम मत करना। प्लीज सी दैट यू रिवाइज। जरा फटाफट पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो कोई एक जना, और मुझे फिर उसको सेंड करना मैसेज में, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग द शेयर। ओके, no more doubts. I'm happy that we have completed with the lecture in time, with the problem in time, main problem। ये problems ढूंढ के मुझे बहुत सारे books, e-books तो आ गए, लेकिन उनको डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है। सो वो कैसे भी करके स्क्रीनशॉट्स लेके, कट ऑफ करके, क्रॉप करके मुझे डालने पड़ते हैं, एक एक प्रॉब्लम करके डालना पड़ रहा है। वॉट एवर इट इज, थोड़ा टाइम, बुक्स आ जाएंगे एक बार तो हम लोग फिर आराम से अपना काम कर सकते हैं। एनी हाउ वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट। सो चलो, टेक केयर। आई एम एंडिंग अप विद द मीटिंग। गुड बाय।